अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हम वो ए लेवल्स इकोनॉमिक्स का पूरा एक कवरेज कर रहे थे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एग्ज़ाम्स, और उसी सिलसिले में आज सेकंड लेक्चर है हमारा। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ए लेवल्स इकोनॉमिक्स में जो है वो बुनियादी तौर पे 5 मेन टॉपिक्स हैं और एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक है। तो ये इंट्रोडक्टरी टॉपिक की सेकंड क्लास है, हम ये इंट्रोडक्टरी टॉपिक आज कंप्लीट कर लेंगे। तो शुरू के 4 चैप्टर्स ज़्यादा बेसिक थे, वो मैंने एक गो में करवा दिए थे। और अब आज जो 2 चैप्टर्स हम पढ़ेंगे वो थोड़े से टेक्निकल है, थोड़ा सा उसमें कुछ आपको एक हिंट मिलेगा कि हम कैसे सोचते हैं इकोनॉमिक्स में। और उसमें हम आज डायरेक्टली शुरू करते हैं जी। जो टॉपिक हमारे सामने है वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसको कर्व भी कहते हैं, इसको फ्रंटियर भी कहते हैं, पीपीसी भी कहते हैं, पीपीएफ भी कहते हैं। ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक बहुत बेसिक सा आपको आइडिया देता है कि हम किस तरह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट्स को कंपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है क्या? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें ये बताता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हैं एक मुल्क में, और फिलहाल हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि आप 2 ही चीज़ें बना सकते हैं कोई अपने मुल्क में। ठीक है। सेट्रस पैरिबस लेते हुए आप कोई 2 ही चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है। उन 2 चीज़ों में मैं तो उमूमन आपको एग्जांपल में, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, कि फ़िश और कोकोनट की बात करूँगा। तो हम कहते हैं कि लेट्स सपोज़ वाई एक्सिस पे हम फ़िश रखते हैं और एक्स एक्सिस पे कोकोनट रखते हैं। ठीक है। तो मैं एक अगर स्ट्रेट लाइन लगा दूं, मैं बताऊं कि हम या तो 10 फिश बना सकते हैं और 0 कोकोनट बना सकते हैं, या फिर 10 कोकोनट बना सकते हैं और 0 फिश बना सकते हैं, और इसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन बना दूं। तो इसका मतलब होगा या तो हम 10 मछली पकड़ सकते हैं और 0 कोकोनट, या फिर 9 और 1, या फिर 8 और 2, या फिर 7 और 3, 5 और 5, है ना, 1 और 9, या 0 और 10। तो ये मुख्तलिफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मैं 10 मछली पकड़ूं 0 कोकोनट, या मैं 9 मछली 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0। तो ये मुख्तलिफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है। तो ये बात समझ में आती है कि इनमें से ही कोई एक हो सकता है। मुज़म्मिल भाई मेरे साथ हैं और कुछ लोग ऑनलाइन भी मेरे साथ हैं। ये बात समझ में आती है, या तो मैं 10 मछली पकड़ सकता हूँ, तो मैं 10 मछली पकड़ूंगा, कोई कोकोनट नहीं लूंगा, या मैं 9 मछली पकड़ूंगा, एक कोकोनट तोड़ूंगा। समहाउ मैंने अपने टाइम का इस्तेमाल ऐसे रखा हुआ है कि मैं 8 मछली पकड़ूंगा, 2 कोकोनट तोड़ूंगा, या मैं 7 मछली पकड़ूंगा, 3 कोकोनट तोड़ूंगा। अगर मैं अपना दिन स्पेंड कर रहा हूँ तो आपका क्या ख्याल है, क्या इन्हीं में से ही सिर्फ कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा? क्या ये बात ठीक है? अगर अगर हमारा ये कर्व हमें बताता है कि सेट्रस पैरिबस के साथ ये 2 ही वेरिएबल्स हैं। अगर 2 ही हैं जी। तो या तो मैं इनमें से किसी एक पे खड़ा हूँगा। 10, या तो मेरे पास इस वक्त आज डे के एंड पे 10 मछली होगी, या 9 मछली 1 कोकोनट होगा, या 8 मछली 2 कोकोनट होगा, या 7 मछली 3 कोकोनट होगा, या 0 कोकोनट 10, 2 0 मछली 10 कोकोनट होगा। यही है ना? यही 10-11 ऑप्शंस हैं मेरे पास मिला के टोटल। जी। ठीक है। मैं कह रहा हूँ नहीं, इसके अलावा भी ऑप्शन है। एक ऑप्शन मेरे पास है 0 मछली 0 कोकोनट, काम ही नहीं कर रहा मैं, है ना? जी। एक ऑप्शन है मैंने सारा दिन में एक ही मछली पकड़ूं, मेरा नहीं दिल चाह रहा, सही है। जी। एक ऑप्शन है मैं 2 मछली 2 कोकोनट पकड़ लूं। जी। लेकिन ये सारे ऑप्शंस अंडर द कर्व हैं, नॉट अपॉन द कर्व। जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एवरीथिंग विच इज अपॉन द कर्व इज यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज एट इट्स मैक्स। ठीक है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अगर करें तो हम कर्व पे आके खड़े हो जाएंगे। इसीलिए इसका दूसरा नाम रखा हमने फ्रंटियर। फ्रंटियर क्या चीज होती है? जिससे बाहर आप नहीं जा सकते। अब मैं चाहूं भी तो 11 मछली नहीं पकड़ सकता। मेरी मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन है वो 10 मछली है,
या 10 कोकोनट है, मैं 11 पे जा ही नहीं सकता किसी वजह से। तो जो जो ये बाउंड्री है ना, ये फ्रंटियर है, ये बताता है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज क्या हैं, जी इसके अंदर भी रहा जा सकता है। बल्कि ट्रूथफुली अगर देखें तो दुनिया में सारे मुल्क ही इसके अंदर ही रहते होंगे। कौन अपनी मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन फ्रंटियर पे जा पाता होगा? नहीं जा सकते ना। ह्यूमन नेचर है कि वो इतनी एफिशिएंट भी नहीं होती कि रोबोटिकली काम करने लगे। लेकिन हम अपने एनालिसिस के लिए ये ज़रूर बना के देखते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है क्या, ठीक है, या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है। अब मैंने आपको दूसरी बात बताई। दूसरी बात ये थी कि ये एक ऐसी जगह की का जिक्र है जहां एक मछली छोड़ के एक कोकोनट बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हर दफा जब एक मछली छोड़ते हैं तो एक कोकोनट बढ़ जाता है। जी इसका मतलब ये हुआ कि ये साहब मछली पकड़ने और कोकोनट तोड़ने में इक्वली प्रोफिशिएंट है। जी ऐसा ही है ना? जी यानी ऐसा समझ लो कि 10 मिनट में एक मछली पकड़ते हैं। अगर वो 10 मिनट मछली पकड़ने में नहीं लगाएंगे तो 10 मिनट में एक कोकोनट तोड़ते हैं। तो वहां से 20 मिनट उन्होंने मछली के छोड़े, वहां से 20 मिनट कोकोनट के बढ़ा लिए। ये भी रियलिटी नहीं है। हमारी इकोनॉमी में ये रियलिटी नहीं है कि हम अगर कोई एक चीज बनाने में प्रोफिशिएंट थे, फॉर एग्जांपल एक चीज मैक्सिमम बना रहे थे, दूसरी चीज बिल्कुल नहीं बना रहे थे, और अगले दिन हम एक चीज जो पहली बना रहे थे उसमें से कुछ परसेंट छोड़ के दूसरी चीज की उतने ही बनाना शुरू कर दें, ये पॉसिबल नहीं होता। ठीक है? क्यों पॉसिबल नहीं होता? क्योंकि हमारी एफिशिएंसीज जो हैं वो एक्सपीरियंसेस के साथ वेरी करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेट लाइन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नॉर्मली होता नहीं है। अच्छा, ठीक है? इस स्ट्रेट लाइन यानी लाइन का स्लोप तो आप समझते होंगे, मैथमेटिक्स की टर्म है। स्लोप का मतलब है कि कितनी डिग्री से लाइन जो है वो स्लांट करती है। ये स्ट्रेट लाइन यानी लाइन का स्लोप हमें बता रहा है कि कितने फिश के बदले कितने कोकोनट छोड़े आपने। जी एक फिश छोड़ी तो एक कोकोनट पाया। जी एक कोकोनट पाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी? एक मछली छोड़ना। तो तीसरी बात प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो हमें बता रही है वो वो अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बता रही है जी कि अगर स्ट्रेट लाइन है और 45 के एंगल पे है तो इसका मतलब है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट भी है, हर दफा एक जैसी है, और सेम भी है। जी जो जितना मछली छोड़ रहे हैं उतना ही कोकोनट पकड़ रहे हैं। अच्छा, इसका एक डिफरेंट एंगल भी बना सकते थे हम। बनाई स्ट्रेट लाइन ही, लेकिन हम ऐसा कर दें कि मछली 20 कर दें और कोकोनट 10। तो अब क्या होगा कि ये बनेगी तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन 20 मछली पे 0 कोकोनट, 10 मछली पे 5 कोकोनट। तो अब इसका मतलब हुआ कि मछली ज्यादा पकड़ी जा पाती है, कोकोनट कम तोड़ा जाता है। ठीक है? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट तो है, लेकिन पहली वाली से मुख्तलिफ। पहले में 1:1 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, अब 1:2 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, लेकिन हर दफा सेम ही है। हर दफा दो मछली छोड़ते हैं एक कोकोनट पकड़ लेते हैं, दो मछली छोड़ते हैं एक कोकोनट पकड़ लेते हैं। ठीक है? तो ये जो कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती हैं ये रियलिटी में नहीं होता ऐसा। ये शायद किसी किसी इमेजिनरी या किसी बहुत ही एडवांस्ड डिजिटाइज्ड किस्म की सोसाइटी में हो, जहाँ पे फुल्ली ऑटोमेटेड काम हो, जहाँ पे मशीन को एक चीज़ से दूसरी चीज़ में शिफ्ट करने में कोई कुछ डिफरेंस नहीं आता हो। मशीन से बोले लिम्बोर्गिनी बना दो, वो लिम्बोर्गिनी बना दे। मशीन से बोले कि अब तुम जो हो वो पिकासो की पेंटिंग बना दो, पिकासो की पेंटिंग बना दे, सेम एफिशिएंसी के साथ। मे बी शायद मशीन ऐसा कर सकती हो, ह्यूमन वर्ल्ड में तो ऐसा नहीं होता। ठीक है? तो इस जी सर मैं ये कह रही थी, क्या ये कंज्यूमर इंटरफेरेंस कर्व भी नहीं है? अभी जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। जब प्रोडक्शन की तरफ से कर रहे हैं ना? कंज्यूमर की बात करेंगे तो पूरा चैप्टर ही अलग है। उसके अंदर हम पूरा फिर एक यूटिलिटी के थ्रू आएंगे। हैं? उसके अंदर हम यूटिलिटीज के थ्रू आएंगे। अभी तो हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शंस के थ्रू। क्योंकि यूटिलिटी में ह्यूमन साइकोलॉजी इन्वॉल्व हो जाती है तो वो उसकी डेप्थ का एक लेवल बढ़ जाता है, इसलिए हम उसको अलग चैप्टर में बाद में कवर करते हैं। प्रोडक्शन में चूंकि साइकोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है, ह्यूमन साइकी इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि मोस्टली नंबर्स में हम उसको ट्रेड कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि इतने नंबर ऑफ फिश, इतने नंबर ऑफ कोकोनट, इतने रुपए के। इसलिए हम पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को डिस्कस करते हैं। एक चीज मुझे पूछनी थी, प्रोडक्शन का जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा ना? जी, हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा, ऑफ कोर्स।
क्योंकि ट्रेड ऑफ है। डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होगा कि ट्रेड ऑफ है। अच्छा, लेकिन डाउनवर्ड स्लोपिंग भी जो कर्व होगा उसकी जो स्लोप है, स्लोप का जो ग्रेडियंट है वो चेंज होता रहेगा। अब हम इससे बात कर रहे हैं, अभी इस पे बात करने जा रहे हैं। तो अभी हम जी बनेगा ना। अभी तो हमने जो बनाए हैं वो सारे स्ट्रेट लाइन बनाए हैं ताकि ये समझा सकें कि 1:1 या 1:2 का रेशियो जो है वो कैसे रिफ्लेक्ट होगा। अब जो हम करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल देने जा रहे हैं, उसमें हम बात करने जा रहे हैं कि क्या इस कर्व की कुछ और शक्ल भी हो सकती है। ठीक है, तो हम उसी ये बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इन रियल जो हमने बना के देखा अपने एक्सपीरियंस में, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कुछ ऐसा बनता है जैसे कि एक तरफ आपकी मछली हो और एक तरफ कोकोनट हो, तो इट वर्क्स एज इफ के बल्जिंग आउटवर्ड्स। ठीक है, बल्जिंग आउटवर्ड्स बनता है आमतौर पे। जब देखा जाता है तो बल्जिंग आउटवर्ड, इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बनता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन का पहले मतलब क्या हुआ ये देखते हैं। ठीक है, अब जरा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन को मैं अच्छा सा साफ सुथरा सा ऐसा बनाता हूं कि जो स्केल के थ्रू हम कुछ मेजर कर सकें कि ये हो क्या रहा है। तो अगर मैं एक स्ट्रेट स्केल की कोशिश करूं, स्केलिंग अच्छी कर लूं और ये लाइनें बराबर से लगा लूं, वाई एक्सिस पे फिश रखूं, एक्स एक्सिस पे कोकोनट, और 10 फिश तक पहुंचूं इक्वल मार्किंग करते हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिश तक पहुंच जाऊं और 10 कोकोनट भी लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोकोनट भी ले लूं, लेकिन कर्व जो बनाऊं वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बनाऊं, तो इसका मतलब क्या होगा? जरा मैं ये रीड करने के लिए ना मार्क्स को बाकायदा एक्सिस से कर्व तक पॉइंट करके देखता हूं कि जब 10 फिश थी तब तो 0 कोकोनट था। ये मैंने चार्ट बना लिया, 10 फिश 0 कोकोनट। जैसे ही मैं 9 फिश पे आया, लेट्स सी के 9 फिश पे कोकोनट कितने हो गए। तो जब मैं इसको ट्रेस कर रहा हूं तो 9 फिश पे 3 कोकोनट आ रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं देखूं कि थोड़ा ज्यादा नीचे चले जाऊं और देखूं कि 5 फिश पे कितने कोकोनट आ रहे हैं, तो कमोबेश मेरे पास, चूंकि हर कर्व थोड़ा डिफरेंट बनेगा, मेरे पास जो आ रहे हैं 5 फिश पे वो ऑलमोस्ट 7 कोकोनट आ रहे हैं। 5 फिश पे 7 कोकोनट आ रहे हैं। ठीक है, आप अपना जब बनाएंगे तो सकता है आपका थोड़ा डिफरेंस आए। अब जब मैं जा रहा हूं नीचे, अब 5 से एक और जंप लेता हूं, मैं 2 फिश पे आ जाता हूं। तो 2 फिश पे जाके मैंने देखा तो 2 फिश पे 9 कोकोनट आ रहे हैं। और फिर अगर मैं आखिर बिल्कुल 0 पे आ जाऊं तो 0 फिश पे 10 कोकोनट आ रहे हैं। तो ज़रा ये चार्ट अगर आप लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो ये समझ सकें कि मैंने एक चार्ट बनाया है, उस पर लिखा है 10 फिश 0 कोकोनट, 9 फिश 3 कोकोनट, 5 फिश 7 कोकोनट, 2 फिश 9 कोकोनट, 0 फिश 10 कोकोनट। अब ज़रा इसको हम डीब्रीफ करते हैं कि ये क्या क्या हो रहा है। आप गौर करें कि जब 10 0 9 1 8 2 7 3 6 4 5 5 वाला चल रहा था, तो मैंने बताया था 1 देते थे 1 लेते थे, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। तो यहां पे देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो रही है। पहले 1 कोकोनट इज 2, एक फिश छोड़ी तो 3 कोकोनट लिए हमने। 1:3 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नजर आ रही है हमें कि एक फिश छोड़ने पर 3 कोकोनट मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम नीचे आते हैं 5 से 2 पे जाते हैं तो 3 हमने फिश छोड़ी। जब 5 से 2 पे आए तो 3 मछलियां छोड़ी और खाली 2 कोकोनट बढ़े। शुरू में हमने एक मछली छोड़ी थी तो 3 कोकोनट बढ़े थे, लेकिन फिर जब हमने 3 मछलियां छोड़ी आखिर में आके तो 2 कोकोनट बढ़े। तो ऐसा क्यों हो रहा होगा? जी, क्या हम जूम पे कर सकते हैं कि हमें भी डायग्राम देख? नहीं हमने प्रैक्टिकली एक्चुअल लाइफ में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को ऐसा ही देखा है, जी। स्ट्रेट लाइन नहीं देखा।
तो इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई एक्चुअल रियल फिनोमिना है, ऐसा होता है, और ये इकोनॉमीज के लेवल पे होता है, मतलब कंट्रीज के लेवल पे होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा होता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज बल्जिंग आउटवर्ड है, यानी इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह सोचिए, कोई रीज़न दीजिए मुझे। आपने एक कहा सेट्रस पेरिबस हो सकता है, मैंने कहा नहीं, सेट्रस पेरिबस है, यानी कॉन्स्ट सी चीज़ें हमें दोनों सूरतों में वही रही। आप बताइए। ये हो सकता है कि जैसे आपने कहा था कि एक बहुत ही रेयर कोई ओकेजन पे जो है अगर कोई चीज़ बहुत ही हाईली डिजिटाइज्ड हो तो वो जो है वो एक कांस्टेंट जो है वो हो सकता है 45 डिग्री एंगल पे स्लोप लेकर आ सकता है। लेकिन ठीक है। क्योंकि हम अभी इस एडवांस लेवल पे पहुंचे नहीं है और उसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, तो इंसान जो है हम इंसान के ऊपर देखते हैं तो वो थक जाता है। तो ये एक हो सकता है कि अपनी एफिशिएंसी या जो है वो कितना जो है वो प्रोडक्शन की कितना यूटिलाइज कर सकता है उसको। हाँ, अब वो इसमें चीज़ गड़बड़ हमें ये हुई एजम्पशन में कि हम जब अज्यूम कर रहे होते हैं, और मैंने आपको बताया नहीं कि इसमें एजम्पशंस क्या थी। आपने ये तो देख लिया कि गुड्स दो प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमने ये नहीं बताया आपको कि गुड्स बनाने वाले कितने हैं। तो गुड्स प्रोड्यूस करने वाला एक शख्स नहीं है, गुड्स प्रोड्यूस करने वाले मल्टीपल रिसोर्सेज हैं, मैनी रिसोर्सेज मिलके ये गुड्स बना रहे हैं। ठीक है, जब ये इंफॉर्मेशन आपके पास आती है कि मैनी रिसोर्सेज मिलके ये गुड्स बना रहे हैं, तो क्या होता है कि आपके जो इंडाउड फैक्टर्स होते हैं, इंडाउड फैक्टर्स किसे कहते हैं? इंडाउड फैक्टर्स, ENDOWED, इंडाउड फैक्टर्स क्या होते हैं? जो कुदरत की तरफ से आपको मिले होते हैं आपके मुल्क को, है ना। हर फर्द के अंदर भी कुछ इंडाउड फैक्टर्स होते हैं जो उसको एक्सेलेंस किसी चीज़ में उसकी क्रिएट करते हैं। कुदरत की तरफ से भी कोई मुल्क ज़्यादा ज़रई होता है, किसी मुल्क के अंदर ज़्यादा समंदर होते हैं, किसी के पास दरिया ज़्यादा होते हैं, किसी के पास पहाड़ ज़्यादा होते हैं, किसी के पास मादनियात ज़्यादा होती हैं। तो जो इंडाउड फैक्टर्स होते हैं वो एक हद से ज़्यादा नहीं चेंज हो सकते। ठीक है, तो अब क्या बात हुई कि अगर मैं कहूँगा कि मेरे मुल्क में सिर्फ कोकोनट बनेगा, मछली कोई नहीं पकड़ेगा, तो बहुत से ऐसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे जो कोकोनट पकड़ने के किसी काबिल नहीं होंगे। अगर मैं कहूँगा कि मेरे सारे फैक्टर्स मिलके सिर्फ कोकोनट उगाओ, तो 10 कोकोनट उगा लिए मैंने। लेकिन बहुत से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कोकोनट उगाने के लिए एफिशिएंट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग होंगे जो कि कोकोनट नॉर्दर्न एरियाज के पहाड़ों पे उगा रहे होंगे। अब पहाड़ पे कोकोनट उगाने में कितनी मेहनत लगेगी, और वो मौसम कोकोनट उगाने के लिए मुनासिब नहीं है। 5,000 दरख्त लगाएंगे, 100 में से कोकोनट उगेगा। जैसे ही मैं कुछ लोगों से कहूंगा कि अच्छा आप एक कोकोनट उगाना छोड़ के वो दूसरा काम करना शुरू कर दो जिसमें आप अच्छे हो, तो कोकोनट थोड़ा सा छुटेगा और दूसरे काम की प्रोडक्शन में अच्छा खासा इजाफा हो जाएगा, क्योंकि अब वो फैक्टर्स उस चीज पे काम कर पा रहे होंगे जो कि उनके लिए ज्यादा इंडाउड फैक्टर्स की वजह से उनके लिए ज्यादा फीजिबल था। यही मछली के साथ हुआ। जब सब लोग मछली पकड़ रहे थे तो कुछ लोगों को तैरना भी नहीं आता, ना जाल पकड़ना आता है, ना उनको कांटा लगाना आता है, वो भी बैठे मछली पकड़ रहे थे। ये वो लोग थे जो कि दरख्तों पर चढ़ने बहुत माहिर थे। जैसे ही आपने इनमें से एक बंदे को छोड़ा जो मछली पकड़ने से फारिग हुआ, तो एक मछली कम हुई, लेकिन आपके कोकोनट 3 बढ़ गए, क्योंकि ये कोकोनट में माहिर था। ठीक है, किसी की एफिशिएंसी किसी एरिया में, किसी की एफिशिएंसी किसी एरिया में। ये नेचुरली ऐसा ही होता है, हर मुल्क में ऐसा ही होता है, हर इकोनॉमी में ऐसा ही होता है कि हर शख्स एक जैसी एफिशिएंसी हर जगह पे नहीं रखता। तो इसीलिए जब इनिशियली आप प्रोडक्शन को शिफ्ट करते हैं, प्रोडक्शन कर्व के जो शुरू के एरियाज हैं, ये एरियाज जो हैं वो हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हैं, कि जब आप यहाँ से शिफ्ट करेंगे तो एकदम से आपको मेजर शिफ्ट नजर आएगा, यहाँ से शिफ्ट करेंगे एकदम से मेजर शिफ्ट नजर आएगा। इसीलिए लोग आमतौर पे होते इस जोन में हैं, रियलिटी में हम इस जोन में कहीं होते हैं। ये मैक्सिमम पॉसिबल दोनों तरफ से मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं आप। ठीक है, तो अब इसके अंदर बड़ी बातें हैं, बहुत बातें हैं, बहुत डिस्कशन है इसमें। इंटरनेशनल ट्रेड भी डिस्कस होगी कि क्या ये हो सकता है कि हम यहाँ पे ना रहें, बल्कि दुनिया में तो इसकी इतनी डिमांड है, हमारे पास हालांकि एफिशिएंसी कम हो जाती है नीचे आके, लेकिन फिर भी हम इसी को बनाएं, और मछलियाँ बहुत सस्ती मिलती हैं, तो क्यों ना मछलियाँ बाहर से ही मंगा लिया करें।
इस पे बहुत बातें हैं, अभी बहुत डिस्कशन है इस पे, किताबों की किताबें, और थ्योरिस्ट के थ्योरिस्ट बैठे हुए हैं इस बात पे बात करने के लिए कि एक्चुअली हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पे कहाँ होना चाहिए। इवन यहां तक भी डिस्कशन है कि क्या फ्रंटियर पे होना ही बेहतर है या उसके अंदर भी रहना, कुछ 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 अंदर भी रहा जा सकता है। क्या हर वक्त अपने आप को मैक्सिमाइज करना ही फायदेमंद रहा, हिस्ट्री से हमने देखा, या कभी यह भी पॉसिबल था कि हम थोड़ा सा अपने आप को अंडरमाइन करते, अंडर यूटिलाइज करते। ठीक है, तो ये बड़ी मजेदार सी डिस्कशन है और इतनी डीप डिस्कशन है कि इसके ऊपर पीएचडीज हैं, तो इसलिए हम इसको वहां तक तो नहीं ले जाएंगे हम, लेकिन आपको ये जरूर समझा रहे हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है और ये इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मामला क्या है, और ये रियल है, ऐसा ही हो रहा होता है। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो मैं आगे मूव करता हूँ। जी मुजम्मिल भाई, बात समझ में आती है? गुड, वेरी गुड। तो हमारे ऑनलाइन लिसनर्स को समझ में आ गई बात? ओके, अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, हम इसी से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी सी बातें करते हैं। अब जो आपने कहा था ना कि मैं एक सिचुएशन ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ और आप बताइएगा कि इसमें क्या हुआ होगा। वही फिश, वही कोकोनट और वही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, अगर मैं कहीं यहां लाए करता हूं तो मैं कहूंगा मैं इनएफिशिएंट हूं, अगर मैं इस पे कहीं भी लाए करता हूं तो मैं कहूंगा मैं एफिशिएंट हूं, और अगर मैं एक्स कहीं यहां बना देता हूं तो मैं कहूंगा कि ये इम्पॉसिबल है, अनलेस अनलेस वी चेंज द फैक्टर्स। फैक्टर्स चेंज करेंगे, एनवायरमेंट चेंज करेंगे, हालात बदलेंगे, फिर ये एक्स अचीव हो सकता है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि फैक्टर्स कुछ ऐसे चेंज हो जाए कि ये वाला एक्स ही एफिशिएंट हो जाए। ये जो चेंज है, मेजर चेंज इन रिसोर्सेज, ये मेजर चेंज इन रिसोर्सेज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को शिफ्ट कर देता है। ये लफ्ज हम इकोनॉमिक्स में बहुत यूज करेंगे। इकोनॉमिक्स की जबान जो है ना वो है ग्राफ, और ग्राफ के अंदर इस्तेमाल होने वाली सारी टेक्निकल टर्म्स हम इकोनॉमिक्स में बड़ी फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। उनके लिए हमने बड़े छोटे छोटे से अल्फाज बना लिए, मूव करना, शिफ्ट करना। तो अगर आप किसी एक ही कर्व पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं तो हम कहते हैं आप मूव कर गए, और अगर आपका कर्व ही शिफ्ट हो जाता है, कर्व ही नया बन जाता है, तो हम कहते हैं आप शिफ्ट कर गए। ठीक है, ओके, तो मतलब आपके पास अच्छा जी, तो मैंने ये बताया आपको कि लेट सपोज हम 10 फिश और 10 कोकोनट बनाते थे, और अचानक से मैंने आपसे कहा कि कुछ ऐसा हुआ कि हम अब यहां आ गए, वही 10 फिश लेकिन 13 कोकोनट, हमारा चेंज हो गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इस मूव अहेड को हम कहेंगे कि हमारे रिसोर्सेज बढ़ गए। किस डायमेंशन में बढ़े? कोकोनट के लिए फेवरेबल बढ़ गए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता था कि मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऐसे बढ़ जाता। ये जो सारी मैं एरो इस्तेमाल कर रहा हूं और जिस तरह से मैं बना रहा हूं, इसको जरा आप नोट करते रहिएगा। ये एग्जाम में इसी तरह करना होता है। हम लोग इकोनॉमिस्ट ऐसे ही बात करते हैं, इतनी कैजुअली ड्राइंग ड्रॉ करते हैं अपने आइडियाज को दूसरे को समझाने के लिए। देखो इतनी सी मैंने क्या कुछ बता दिया, एक जरा सी डायग्राम में मैंने आपको क्या कुछ बता दिया, सब बता दिया मैंने कि इस मुल्क के साथ हुआ क्या है। ठीक है, एक जरा सी डायग्राम बनाई और आपको पूरा बता दिया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो हम अल्फाज कम इस्तेमाल करते हैं और हम डायग्राम को ज्यादा यूज करते हैं। तो ये आउटवर्ड शिफ्ट हो गया इन फेवर ऑफ फिशेस। अभी मैं आपसे पूछूंगा ऐसा क्यों हो सकता है। ठीक है, और इसी तरह से मैं तीसरा आपको बताऊं, यूं भी हो सकता था, यूं भी तो हो सकता था कि फिशेस की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बढ़ गई और कोकोनट की बढ़ गई। अच्छा, क्या यूं हो सकता था? क्या यूं हो सकता था? इसका क्या मतलब है? ये कम, मतलब दोनों इक्वली कम हुए हैं। नहीं, इसका मतलब यह है कि फिशेस प्रोड्यूस करने की पॉसिबिलिटी कम हो गई पहले से, कोकोनट की उतनी ही रही। अच्छा हाँ, कोकोनट तो सेम है। और वाइस वर्सा यूं भी हो सकता था,
और इसी तरह से ये भी हो सकता था। जी, इसमें दोनों दोनों काम हो गए। अच्छा, अब आप मुझे इसके रीजंस बताएंगे। सबसे पहले बढ़ने का बताएं। ऐसा क्यों हुआ होगा कि कोकोनट की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बढ़ गई बनिस्बत फिश के? तो फिश तो वहीं की वहीं है। ऐसा क्यों हुआ हो सकता है? ऐसा क्यों हो सकता है कि ऐसा हुआ हो? इसकी एक रीज़न ये हो सकती है कि जो लैंड जो है वो पहले जो है वो अनडिस्कवर्ड हो और न्यू लैंड जो है वो डिस्कवर न्यू लैंड डिस्कवर हो गई। फटाफट तेज तेज बताएं, जी डेप्थ में नहीं जाए, इन्यूमरेट करें। और क्या हो सकता डिफरेंट जो उगाने की जो वो होते हैं। है? टेक्निक्स नहीं आ गई हो? जी नहीं आता। ओके। जी, आप कुछ कह रहे थे ऑनलाइन वाले? जी, और बताएं, और बताएं, जल्दी जल्दी बताएं तो फटाफट निकालने में। फर्टिलाइजर्स जो यूज़ किए गए हैं। कॉस्ट की हिसाब कम हो गई है, कोई नई नई मशीनरी ऐसी आ गई है, बीज नया आ गया है, उतने ही रिसोर्सेज में, यानी रिसोर्सेज नहीं बढ़े, एफिशिएंसी बढ़ गई है। टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट हो सकता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिनकी वजह से कि हम ये कह सकते हैं कि खाली ये शिफ्ट हुआ हो, दूसरा शिफ्ट ना हुआ हो, है ना? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। इसी तरह से इस सी का इन्वर्ट शिफ्ट होना, इसका उल्टा लगा ले कि कोकोनट की प्रोडक्शन ही क्यों कम हो गई होगी। अभी रिसेंट एग्जांपल दे सकते हैं आप पाकिस्तान की। सैलाब की वजह से। सैलाब आ गया, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, जी ठीक है, कोई 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 खास किस्म की बीमारी आ गई, जी इसकी खेत की बीमारी कोई आ गई, वो एग्रीकल्चरल प्राइसेस का स्काई रॉकेट हो गया जिसकी वजह से जो कोई है। क्राइसिस आ गए। तो ये दोनों तरफ मूव होता है, इंडिपेंडेंटली किसी एक रिसोर्स के लिए भी, किसी एक प्रोडक्शन के लिए भी, और दोनों प्रोडक्शंस के लिए भी। ये टोटल भी डाउनवर्ड मूव हो सकता है पूरा का पूरा, ये टोटल भी आउटवर्ड मूव हो सकता है। कोई नेचुरली मुल्क में ऐसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई जो कि पूरी ही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बढ़ गई। ये ओवर द टाइम तो ऐसा होता ही है, वक्त के साथ साथ दुनिया तरक्की कर रही है, वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, हर चीज की प्रोडक्शन पहले से बढ़ती ही जा रही है। तो हर कुछ डेकेड्स में थोड़ा 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 मूव आउट तो कर ही रहा होता है। तो ये तो एक फैक्टर है ही कि जी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से ये हो जाए। उसके अलावा भी ओवरऑल आपकी इकोनॉमी में एजुकेशन लेवल बढ़ गया, किसी वजह कुछ आपने वक्त मेहनत लगाई, मेहनत की इस तरह की, ठीक है, आपकी इकोनॉमी के अंदर कोई एफिशिएंसीज आ गई, किस कहीं से कोयला दरियाफ्त हो गया, हर तरह की बिजली सस्ती हो गई, हर तरह की फ्यूल सस्ती हो गई। जब हर तरह की फ्यूल सस्ती हो गई तो फिर अगेन मछली भी ज़्यादा बनेगी, कोकोनट भी ज़्यादा मिलेगा। फ्यूल सस्ती होने से मेजर फैक्टर है ना। तो इसी तरह से आपके जो मेजर प्रोडक्शन फैक्टर्स हैं, अगर उनमें कोई मेजर शिफ्ट आता है तो दोनों तरफ से ये डाउनवर्ड ट्रेंड आ सकता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, ठीक है। नॉर्मली हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में डिमांड की बात नहीं करते कि जी डिमांड बढ़ गई इस वजह से ये हो गया, डिमांड कम हो गई इस वजह से हो गया। नॉर्मली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में हम इस एंगल से नहीं आते। लेकिन ये हमने समझ लिया अभी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में शिफ्ट्स पॉसिबल हैं, और जो चीज़ शिफ्ट करती है उसको हम कहते हैं कि हमारा जो सिस्टम हमने बनाया था, सिस्टम तो यही था, ये था सिस्टम, ये एक्चुअल सिस्टम था हमारा, ठीक है। सिस्टम हमारा चेंज हो गया, सिस्टम हमारा शिफ्ट हो गया। सिस्टम को शिफ्ट करने के लिए जो चीज भी बीच में इन्वॉल्व होती है उसको हम कहते हैं एक्सोजेनस। और जो सिस्टम के अंदर रहते हुए एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, दूसरी पोजीशन से तीसरी पोजीशन में मूव कराता है, उसको हम कहते हैं एंडोजिनस, ठीक है। एक्सोजेनस और एंडोजेनस। तो जब एक्सोजेनस फैक्टर कोई इन्वॉल्व होता है जो सिस्टम का पार्ट नहीं था, जिसको हमने सेट्रस पेरिबस किया हुआ था, अगर वो कोई चेंज होगा तो पूरा सिस्टम शिफ्ट हो जाएगा। और सिस्टम के अंदर की कोई वेरिएबल्स चेंज होंगे तो वो तो पार्ट ऑफ द सिस्टम थे, तो वो सिस्टम उसी के अंदर रहते वो ऊपर नीचे मूव करेगा। यूं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पढ़ते पढ़ते हमने इकोनॉमिक्स में आने वाले बहुत सारे फ्यूचर ग्राफ्स और उनके अंदर होने वाली चेंजेस की वजूहात समझ ली। तो इसीलिए इन्होंने पीपीसी या पीपीएफ इंट्रोड्यूस करवाया कि इसके थ्रू ये आपको बहुत सारी बातें इकोनॉमिक्स के हवाले से बता सकते थे, ठीक है जी। तो ये हमारी चॉइस की लाइन शो करता है एज ए गवर्नमेंट हम अपनी कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें चूज़ कर रहे हैं। अगली जो डिस्कशन हमारी है वो भी बड़ी मज़ेदार सी डिस्कशन है, और उस डिस्कशन का नाम है जी क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। गुड्स एंड सर्विसेज के हवाले से हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स में हम कुछ गुड्स यूज करते हैं जिनको आप कहते हैं फ्री गुड्स। क्या कहते हैं? फ्री गुड्स का क्या मतलब होता है? फ्री गुड्स वो होती हैं जैसे एयर होगी फॉर एग्जांपल। मॉडल है, नेचुरल रिसोर्सेज जो है कुदरती दृश्य में मिलेगा, मौसम है, ऐसे रिसोर्सेज जो इतनी ज़्यादा अबंडेंट हैं कि उन पे किसी किस्म का कोई हमारा एक दूसरे से झगड़ा नहीं है, यानी स्केर्सिटी नहीं है। जब स्केर्सिटी नहीं है तो वो इकोनॉमिक गुड ही नहीं रहा, क्योंकि इकोनॉमिक्स का तो बेसिक प्रॉब्लम ही स्केर्सिटी है। तो जैसे ही कोई गुड फ्री गुड हुआ यानी नॉन इकोनॉमिक हुआ तो वो हमारी डिस्कशन से बाहर हो गया। अब हम आते हैं अंदर के दो तरह के गुड्स के ऊपर। ऑनलाइन वाले जो है बात करने के अलावा जरा माइक ऑफ रखें, वो शोर आ रहा है थोड़ा सा। अच्छा, तो जो हमारे दो बाकी के दो गुड्स हैं वो क्या हैं? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसमें, बड़ी मज़ेदार सी बात है, हालांकि है आसान लेकिन इंटरेस्टिंग बात है। कुछ गुड्स होते हैं उनको हम कहते हैं प्राइवेट गुड्स, और कुछ गुड्स होते हैं उनको हम कहते हैं पब्लिक गुड्स। ठीक है, ये दो इकोनॉमिक टर्म्स हैं जो यूज़ करें। फिर बार बार बताऊंगा कि हम पॉलिटिकल टर्म्स यूज़ नहीं करते, वी आर लीस्ट बॉदर्ड, लीस्ट इंटरेस्टेड। जैसे मैंने कहा था ना कि हम कहते हैं जी मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम या प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम, हम नहीं कहते कि जी कैपिटलिज्म और जी सोशलिज्म और जी फलानाइज्म। क्यों? क्योंकि ये कैपिटलिज्म सोशलिज्म ये पॉलिटिकल टर्म्स हैं। हम प्योर मार्केट टर्म्स यूज़ करते हैं, प्योर इकोनॉमिक टर्म्स यूज़ करते हैं, वो हैं मार्केट इकोनॉमी या प्लान्ड इकोनॉमी। और हम कहते हैं दोनों की मेरिट्स हैं, दोनों की डिमेरिट्स हैं। हम हर एक चीज़ को सिचुएशन के मेरिट पे जज करते हैं। तो इसी तरह से इन गुड्स के लिए और भी नाम हो सकते थे सिचुएशनली, लेकिन अभी इकोनॉमिक टर्म्स में हम प्राइवेट और पब्लिक गुड्स को देखते हैं। प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं और पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, इसके लिए आपको एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। वो है राइवल या राइवलरी और एक्सक्लूडेबिलिटी। राइवल एंड एक्सक्लूडेबल, और इसी के तनाजुर में नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल। ठीक है, ये क्या बात हुई? राइवल वो चीज होती है जो अगर कोई एक इस्तेमाल करे तो दूसरे के लिए कम हो जाता है, दूसरे को इस्तेमाल करने में मुश्किल हो। मुश्किल है। और नॉन राइवल वो चीज होती है जो एक इस्तेमाल करे तो दूसरा भी करता रहे, क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है। एक्सक्लूडेबल चीज वो होती है जिसको हम इस्तेमाल ऐसे कर सकें कि किसी दूसरे को उसके इस्तेमाल से रोका जा सके। नॉन एक्सक्लूडेबल चीज वो होती है जिसमें किसी दूसरे को इस्तेमाल से रोका जा ही ना सके, रोक ही नहीं सकते हो हम। ठीक है, तो ऐसे तमाम गुड्स जो राइवल भी हों और एक्सक्लूडेबल भी हों, राइवल भी हों और एक्सक्लूडेबल भी हों, ऐसे गुड्स को प्राइवेट कहते हैं। राइवल एंड एक्सक्लूडेबल। फॉर एग्जाम्पल जो मेरे पास, मैंने ये क्यूबा से 10 क्यूबन सिगार मंगवाए हैं। ओहो, वैसे तो बड़ा इलीगल हो गया इनको मंगाना आजकल, उसमें बड़े इश्यूज हैं, सेहत के अलावा भी इश्यूज हैं ना, ट्रेड से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स हैं। वहाँ पे जो लोग बनाते हैं उनकी जो लिविंग कंडीशंस है उस पर प्रॉब्लम है, बहुत सारे मसाइल हैं। जैसे वो अफ्रीकन डायमंड्स के ऊपर प्रॉब्लम्स आए ना, तो इस तरह से क्यूबन सिगार से भी प्रॉब्लम है। लेकिन एग्जाम्पल बहुत अच्छी है, क्यों अच्छी है अभी समझ में आएगा आपको। मैंने 10 क्यूबन सिगार मंगाए हैं क्यूबा से। वैसे तो क्यूबा से नहीं आते, क्यूबन सिगार आते अमेरिका से ठीक है, तो 10 क्यूबन सिगार मंगाए हैं और वो मेरे पास है। अब आप लोग ले लो मुझसे, मैं नहीं देना चाहूंगा तो आप कैसे लोगे? तो एक्सक्लूडेबल हुए कि नहीं हुए?
मैं जिसको चाहूं दूं, जिसको चाहूं ना दूं, ठीक है। और चूंकि 10 हैं तो अगर मुजम्मिल ने 4 ले लिए तो फिर किसी दूसरे के पास फिर कम रह जाएंगे। जैसे जैसे कोई लेता चला जाएगा वैसे वैसे दूसरे के पास ऑप्शंस कम होते चले जाएंगे। तो ये राइवल भी हुए। ये गुड्स जो कि राइवल भी हों और एक्सक्लूडेबल भी हों वो प्राइवेट गुड्स कहलाते हैं। यानी ये प्राइवेट इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है, प्राइवेट इंडिविजुअल सेल करता है, ठीक है। ऐसी तमाम चीजें जो प्राइवेट इंडिविजुअल अपने पास होल्ड कर सकता है या वो बिल्ड करने के बारे में सोच सकता है, उनके लिए जरूरी है कि वो राइवल भी हों और एक्सक्लूडेबल भी हों। अब दूसरे एंगल से आ रहा हूं कि वो चीजें जो राइवल भी हों और एक्सक्लूडेबल भी हों, प्राइवेट इंडिविजुअल वो ही प्रोड्यूस करने के बारे में सोच सकता है। क्योंकि अगर मुजम्मिल भाई ने एक ऐसा चीज बना ली जो जिसमें वो किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। मुजम्मिल भाई ने कहा आज मैं एक ऐसी पेंटिंग बनाऊंगा जो 10 करोड़ की बेचूंगा, और उन्होंने अपने मेन गेट के ऊपर पेंटिंग बना दी बाहर की तरफ से, तो ये एक्सक्लूडेबल नहीं हो सकेगी। ये किसी को उसको देखने से रोक नहीं सकेंगे। जब वो किसी को इस्तेमाल करने से रोक नहीं सकेंगे तो उसकी प्राइस कैसे चार्ज करेंगे? प्राइस चार्ज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। वैल्यू डिसाइड करना और वैल्यू को चार्ज करना मुश्किल हो जाएगा। कोई प्राइवेट इंडिविजुअल ऐसी चीज नहीं बनाता जो एक्सक्लूडेबल ना हो। अच्छा सर, एक जरा क्लियर कीजिएगा, ये जो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस होती हैं प्रोडक्ट्स की, ये बेसिकली इसी वजह से होती है, एक्सक्लूडेबिलिटी की वजह से होती हैं। जितना ज्यादा आपका प्रोडक्ट एक्सक्लूडेबल होता है उतना ज्यादा आप प्रॉफिट चार्ज कर सकते हैं या ज्यादा वैल्यू सेट कर सकते हैं। हम तो वैल्यू की बात करते हैं ना। जितना एक्सक्लूडेबल होगा, आप वही क्यूबन सिगार की मिसाल बहुत अच्छी है। 10 मंगाए हैं, सिर्फ मेरे पास है, किसी को इजाजत नहीं है। मेरे पास जो है ना वो इंपोर्ट करने का वाहिद कोटा सिर्फ मेरे पास है। अब बताओ मैं क्या प्राइस चार्ज करूंगा? पहले मैंने कहा जी पाकिस्तान में जो चाहे मंगा सकता है, मैंने 10 मंगा लिए और लोगों के पास अभी नहीं है, मैंने 10 मंगा लिए, चलो मैं एक सिगार की कीमत 1 लाख रुपए चार्ज कर रहा हूं। अब अगर मेरे पास एक ऐसा कोटा आ गया कि मेरे अलावा कोई मंगा ही नहीं सकता, अब एक्सक्लूडेबिलिटी बिल्कुल अटमोस्ट हो गई, तो ऐसी सूरत में मैं 10 लाख चार्ज करूंगा। जितना आपकी चीज एक्सक्लूडेबल होती चली जाएगी उतना ही ज्यादा आप उसको वैल्यू प्रोपोजिशन में ऊपर रख सकते हैं। तो लेकिन जो चीज एक्सक्लूडेबल नहीं होती वो चीज प्राइवेट प्रोड्यूसर बनाना ही नहीं चाहता। ऐसी बात है ना। इसी तरह से जिस चीज में राइवलरी नहीं होगी, एक को दे दिया तो सब इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो एक तो ले लेगा, उसके बाद किसको बेचूंगा मैं? बात समझ आ रही है? अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें राइवलरी ही नहीं है, एक के इस्तेमाल के साथ सब इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर लोग मुझसे क्यों लेंगे? एक के बाद दूसरा क्यों लेगा? ठीक है। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि प्राइवेट प्रोड्यूसर्स सिर्फ वो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं जो राइवल भी हो और एक्सक्लूडेबल भी हो। ऐसा गुड जो राइवल नहीं हो या एक्सक्लूडेबल ना हो, प्राइवेट प्रोड्यूसर के लिए पॉसिबल नहीं होता या फीजिबल नहीं होता कि वो उसको बना सके, क्योंकि उसके ऊपर कोई प्राइस सेट करना, चार्ज करना, उसकी वैल्यू को सेट करना, ये उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। अभी मैं इसकी एग्जांपल्स भी दूंगा, इस पर हम काफ़ी पूरा चैप्टर सिर्फ इसी पे है, तो इसी पे हम क्लोज करेंगे। इसी तरह से कुछ गुड्स होते हैं जिनको हम पब्लिक गुड्स कहते हैं। प्योर पब्लिक गुड्स वो होते हैं जो नॉन राइवल हों और नॉन एक्सक्लूडेबल हों। ठीक है। अब ये क्या बात हुई? वो चीजें जो एक इस्तेमाल करे तो दूसरा भी कर ले और कोई किसी को इस्तेमाल से रोक ना सके। इसकी हम पहले ना आसान एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर कुछ फ्लॉज हैं लेकिन आसान है। पहली एग्जाम्पल इसकी मैं लेता हूं रोड। अगर मैंने रोड बनाई, सड़क बना दी, आम तौर पे आम जगह पे आम सी सड़क बना दी, उस सड़क पे मैं किसी को आने से कैसे रोकूंगा? आप अपनी गली में अपने घर के सामने की जगह टूटी हुई थी, आपने अच्छी सी बना दी, अब क्या सिर्फ आपकी गाड़ी गुजरेगी वहां से? नहीं, आपके घर के सामने की सड़क ही थी ना, सड़क टूटी थी, सड़क बना दी आपने, बनाई तो आपने, लेकिन गली में से जो गाड़ी गुजरेगी वो आपकी जगह से गुजरेगी, क्यों नहीं गुजरेगी? आप उसको किसी को रोक नहीं सकते, नंबर 1। नंबर 2, एक हद तक वहां से किसी के भी गुजरने से आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा, गुजरते रहे लोग, राइवलरी भी कोई नहीं है
और एक्सक्लूडेबिलिटी भी पॉसिबल नहीं है। जिस चीज में राइवलरी भी नहीं हो, जो चाहे यूज करता रहे, उसके दूसरे को फर्क नहीं पड़ रहा, और एक्सक्लूडेबिलिटी भी ना हो, वो लोग बनाते ही नहीं है, वो लोग करना ही नहीं चाहते ऐसा काम। आप देख लीजिए अपने शहर से, गली में बाहर निकल के देख लीजिए, आपकी गली में लोगों ने अपना चबूतरा बनाया होता है, क्योंकि चबूतरे को वो एक्सक्लूडेबल कर सकते हैं। उनके चबूतरे पे किसी ने गाड़ी खड़ी कर दी तो वो राइवल हो जाता है, क्या वो नहीं खड़ी कर सकते? लेकिन चबूतरे के जस्ट आगे की जो सड़क होती है वो नहीं बनाते हो, क्योंकि वो नॉन राइवल है, नॉन एक्सक्लूडेबल है, वो किसी को इस्तेमाल से रोक नहीं सकते। वो कहते हैं हम क्यों बनाए भाई। कोई फिलैंथ्रोपिस्ट होता है तो वो उसको फिलैंथ्रोपी में बना देता है, लेकिन एज अ गुड टू प्रोड्यूस इसके बारे में कोई इंडिविजुअल नहीं सोचता। लेकिन मसला ये है कि वो तमाम गुड्स जो नॉन राइवल नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि बाज़ औक़ात, एक और हम क्लासिफिकेशन देने जा रहे हैं, बाज़ औक़ात वो मेरिट गुड होते हैं। इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं मेरिट और डीमेरिट, ये भी एक बड़ी लंबी डिबेट है। बच्चों को तो हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, लेकिन बड़ों के साथ ये बड़ी डिबेट होती है। मेरिट और डीमेरिट गुड्स। मेरिट गुड्स वो होते हैं जो सोसाइटी ये समझती है कि अगर ये नहीं अवेलेबल हुए तो पूरी सोसाइटी का ओवरऑल बहुत लॉस होगा। जितनी कॉस्ट इनको बनाने में खर्च होगी, अगर ये ना बनाए गए तो उससे ज़्यादा नुकसान होगा, उस कॉस्ट से ज़्यादा नुकसान हो रहा होगा। बहुत हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है इनकी। फॉर एग्जाम्पल, अस्पताल कोई ना बनाओ शहर में, अस्पताल बनाने की जो कीमत है, अगर ना बनाओ तो बहुत नुकसान है उसका, क्योंकि जो लेबर फोर्स है, जो भी आपके अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स है, अगर उसका अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखा तो पूरे मुल्क की प्रोडक्शन डाउन हो जाएगी। हम कोई मोहब्बत में नहीं कहते, पहले भी मैंने बताया था, हमें किसी से कोई मोहब्बत, कोई हमदर्दी, कोई इंसानी हमदर्दी नहीं है हमारे अंदर। हम सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स में बात करते हैं कि अस्पताल बनाने का खर्चा जितना है उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है अगर अस्पताल ना बनाए तो। खर्चे कीमत में बात हो रही है। तो कुछ मेरिट गुड्स होते हैं ऐसे जो हम ये समझते हैं कि जो होने चाहिए, और उनके होने से ओवरऑल ज़्यादा फायदा है ना होने, लेकिन चूंकि वो पब्लिक गुड था, चूंकि वो नॉन राइवल नॉन एक्सक्लूडेबल था, कोई बना ही नहीं रहा। अब उसमें क्या क्या आ गई? सड़क आ गई, नॉन राइवल नॉन एक्सक्लूडेबल। उसके अंदर डैम आ गया। अगर किसी ने डैम बना दिया तो वो कहेगा इस डैम की बिजली मुजम्मिल को नहीं दूंगा, मुजम्मिल की अम्मी को दे दूंगा। कर ही नहीं सकते ऐसा। जब बिजली बनेगी तो जाएगी, सब जगह जाएगी। ठीक है, आसान नहीं है डैम की बिजली को एक्सक्लूडेबल करना, आसान नहीं है। डैम के अंदर राइवलरी, इतनी बिजली बन रही है, इतनी बन रही है कि राइवलरी क्रिएट हो, सबको फायदा होगा, सबका भला होगा, लेकिन कोई भी नहीं बनाएगा। कोई इंडिविजुअल इसको प्राइवेट गुड के तौर पे नहीं बना सकेगा। लेकिन ये मेरिट गुड है, मेरिट है इसके अंदर, इसको बनाने से ओवरऑल जितना खर्चा है उससे ज़्यादा फायदा है। सड़क हुई, अस्पताल हुआ, एजुकेशन हो गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गई, ये तमाम चीज़ें जो कि मेरिट गुड मानी जाती हैं नंबर एक, उसको फिर बनाने के लिए हमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तमाम लोग रोएंगे हमारे मार्केट के सामने की सड़क टूटी हुई है, बनाएगा कोई नहीं। वहीं गवर्नमेंट आए, सबसे पैसे जमा करे और सड़क बना दे तो लोग खुश हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को फिर ये एहसास होता है कि सबसे बराबर का सलूक हुआ, खाली मैंने थोड़ी बनाई, सिर्फ मुझसे थोड़ी कलेक्ट किया, सिर्फ मुझसे थोड़ी 2000 रुपये लिए, सबसे लिए। फिर लोग नहीं रोते। लोगों को प्रॉब्लम ये होता है कि जब उनको फील होता है कि सिर्फ हमने बना दिया और इस्तेमाल सब कर रहे हैं। ठीक है, मुख्तलिफ मुल्कों में ये मेरिट गुड्स बनाने के लिए, यानी पब्लिक गुड्स बनाने के लिए, पब्लिक गुड्स बनाने के मुख्तलिफ मैकेनिज्म्स होते हैं। गवर्नमेंट नॉर्मली टैक्स करती है, और जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे लोगों को इस बात का सवाल होता है लोगों के अंदर कि ये वाला जो पब्लिक गुड है ये हम इस्तेमाल ही नहीं करते, तो फिर हमें इसको टैक्स क्यों किया गया? तो ये ख्याल रखते हुए टैक्स की टेक्निक्स ईजाद की जाती हैं कि जो इस्तेमाल करते हो उसी पॉपुलेशन से टैक्स किया जाए, या समहाउ जिस पॉपुलेशन पे इफेक्ट आएगा उस पॉपुलेशन को ही टैक्स किया जाए। फॉर एग्जांपल, आपने कहा जी मैं तो भाई पैदल चलता हूँ, सड़क बने ना बने मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गवर्नमेंट ने कहा ओके, हम ऐसा करते हैं कि हम टैक्स लगाते हैं पेट्रोल पे, पेट्रोल इस्तेमाल करेगा तो टैक्स पर लगा दिया पेट्रोल पे, उस टैक्स से सड़क बना देते हैं। तो अब कोई ये नहीं रो रहा कि मैं सड़क इस्तेमाल कर नहीं रहा हूँ और टैक्स दिए जा रहा हूँ। नहीं भाई, आप पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब आप गाड़ी चला रहे हैं, इसका मतलब आप सड़क इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यूँ ये रेलिवेंट जगह से टैक्स कलेक्ट करके डेवलप कंट्रीज में कोशिश करती है गवर्नमेंट कि रेलिवेंट जगह से टैक्स कलेक्ट करके रेलिवेंट पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करे। अगर गवर्नमेंट ने प्रोवाइड नहीं करे तो चूंकि वो नॉन राइवल नॉन एक्सक्लूडेबल हैं तो लोग तो प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है,
अच्छा, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो प्योर पब्लिक नहीं होते, जो प्योर प्राइवेट नहीं होते। कहीं कहीं ऐसे होते हैं राइवल तो होते हैं, एक्सक्लूडेबल नहीं होते। कहीं कहीं होते हैं एक्सक्लूडेबल तो होते हैं, राइवल नहीं होते। हम इसकी मिसालें अभी देखते हैं थोड़ी देर में। लेकिन ऐसी सूरत में भी इंडिविजुअल उनको नहीं बना पाएगा, उनके ऊपर भी तवज्जो गवर्नमेंट को ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इन गुड्स को हम कौन से गुड्स कहते हैं? क्वासी पब्लिक गुड्स कहते हैं हम, कि वो ऑलमोस्ट पब्लिक गुड्स जैसे होते हैं लेकिन पब्लिक गुड नहीं भी होते। ठीक है जी, तो हम यहाँ से हम अब आगे चलते हैं कि अब एग्जाम्पल्स के ऊपर हम बात करते हैं कि इसकी क्या क्या एग्जाम्पल दी जा सकती हैं। तो मुजम्मिल भाई, अब आप कोई मिसालें दीजिए मुझे ऐसे गुड्स की जो राइवल भी हों और एक्सक्लूडेबल भी हों। लाखों एग्जाम्पल्स हैं, कोई एक दो दे दें। राइवल भी हो और एक्सक्लूडेबल भी हों। तो फॉर एग्जांपल लाखों हैं, करोड़ों हैं। नहीं, इसमें भी तो हो सकता है, क्या कहते हैं, मेडिकल उसके अंदर। इतना डीप सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्विक एग्जाम्पल चाहिए। जब हमने कहा लाखों करोड़ों है, इसका मतलब हर वो चीज़ जो बिकती है वो प्राइवेट गुड है। पेप्सी प्राइवेट गुड है, राइवल भी है, एक्सक्लूडेबल भी है। एक पी लेगा, दूसरा नहीं पी सकेगा। रोक सकते हैं ना, एक बंदे को पी रहा है तो दूसरे को रोक सकते हैं। और एक्सक्लूडेबल भी है, मुख्तलिफ तरीक़ों से आप इस इलाके में बेचें, इस इलाके में ना बेचें, आपकी मर्जी है, जिसको बेच रहे हैं, इसको नहीं बेच रहे। हर वो चीज़ जो बिक रही है ना, हर वो चीज़ जो बिक रही है, मोस्टली, मेजरली, नॉर्मली, वो राइवल भी है, एक्सक्लूडेबल भी है। तभी बंदा बना रहा है, तभी बेच रहा है। कोई भी प्राइवेट प्रोड्यूसर उसको तभी बना रहा है क्योंकि वो राइवल और एक्सक्लूडेबल की क्वालिटी अपने अंदर रखती है। ठीक है, एक ने पी ली तो दूसरा नहीं पी सकता, उसमें सब कुछ आ गया। हर वो चीज़ जो प्राइस पे बिकती है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो खाने पीने का सामान हो, चाहे वो बिजली का बल्ब हो, चाहे वो नेल कटर हो, चाहे वो आंखों का चश्मा हो। ठीक है, अच्छा, अब आप मुझे बताइए पब्लिक गुड की कुछ मजीद मिसालें। एक दो तीन तो मैंने दी थी, उसके अलावा कुछ है आपके पास? एक तो आपने रोड का आपने कहा था ना। रोड मैंने बता दिया था, अब आपको अपना बताना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत हैं, बहुत हैं। आप सोचें, गवर्नमेंट सर्विसेज के बारे में सोचें, आपको बहुत मिल जाएंगी। आप लोग भी बता सकते हैं जी, ऑनलाइन वाले। स्ट्रीट लाइट्स, स्ट्रीट लाइट वेरी गुड, नॉन राइवल, नॉन एक्सक्लूडेबल एक हद तक। एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो भी राइवलरी आ जाएगी उसके अंदर, जब 5,000 लोग एक ही लाइट के नीचे किताब। जी बताइए क्या। एयरपोर्ट्स है, रेलवे सेक्टर है, ये सब उन्हीं ठीक है, गवर्नमेंट ही इसमें इन्वेस्ट तो बहुत आसान हो गया है तलाश करना। इसका मतलब है गवर्नमेंट सर्विसेज को देख लो तो मिलना शुरू हो जाएंगी। स्ट्रीट लाइट हो गई, एयरपोर्ट हो गया, और हाईवेज हैं, M1 M2 ये तो रोड तो पहले ही हो गई थी। और बताएं, अब इमेजिनेटिव करें ना, ऐसे थोड़ी छोड़ूंगा मैं जान। सर पोर्ट्स क्या बोला आपने? पोर्ट्स जो होते हैं, पोर्ट्स। ठीक है, और आगे चलें। अच्छा, सी पोर्ट, एयरपोर्ट जो है ना, वो किसी हद तक एक्सक्लूडेबिलिटी रखते हैं अपने अंदर, तो इसलिए प्योर पब्लिक नहीं हुए। इसलिए आप देखें कि दुनिया भर में अब पोर्ट्स जो है ना, वो उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिए, क्योंकि उनको पता है कि ये हम एक्सक्लूडेबिलिटी इसमें क्रिएट कर सकते हैं। और आगे चलें। स्ट्रीट लाइट बड़ी अच्छी मिसाल थी, क्योंकि उसमें वाकई आपका बड़ा मुश्किल है। पार्क सेमी कॉसी हो गया, क्योंकि दरवाज़ा बंद किया आपने, लोगों को आने से रोक दिया। और बताएं। जो माइनिंग होती है, ये सारा कुछ ये भी गवर्नमेंट को इसमें आएगा? नहीं, गवर्नमेंट में तो आएगा, लेकिन पब्लिक गुड नहीं है। पब्लिक गुड नहीं है? नहीं, क्योंकि आप रोक सकते हैं जिसको चाहे। आपने बाउंड्री बनाई, बाहर रोक दिया। अगर पब्लिक गुड होता तो रिकॉर्डिक नहीं बेच सकते थे हम। पुलिस चौकियां। वेरी गुड एग्जाम्पल। पुलिस फोर्स इटसेल्फ, पूरी पुलिस फोर्स की सर्विस जो है, अब आप जरा दिमाग खुलेगा ना आपका, तो ये पता चला कि गुड्स का मतलब सिर्फ गुड्स नहीं होता। इकोनॉमिक्स में गुड्स जब हम बोलते हैं तो गुड्स का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज होता है। तो खुद पुलिस फोर्स की सर्विस, फौज की सर्विस। अब फौज ये कहेगी कि मैं फैजान भाई को बचाऊंगा, मुजम्मिल को नहीं बचाऊंगा, ये हो ही नहीं सकता ना। मुल्क की हिफाजत करेगा, सब बचेंगे। इमरजेंसी सर्विस, अब खुला दरवाजा खुल गया भाई। इमरजेंसी सर्विसेज, हॉस्पिटल सर्विसेज, फ्लड रिलीफ सर्विसेज, फ्लड कंट्रोल मैकेनिज्म सर्विसेज। तो वो तमाम सर्विसेज जो जनरल पब्लिक के फ़ायदे के लिए आ रही हैं, नेशनल सिक्योरिटी की हैं, वो तमाम सर्विसेज इसमें। हाँ, वेरी गुड। एयरवेव्स,
पे जो आपके प्रोग्राम्स आ रहे हैं, नेशनल टेलीविजन प्रोग्राम, नॉन राइवल नॉन एक्सक्लूडेबल, सब देखो, कोई किसी को कोई मसला नहीं हो रहा। सैटेलाइट का जो भी यूज है, सैटेलाइट का वो यूज जो फ्री पब्लिक के लिए, जो कोई रोक नहीं सकता, वो वाली सैटेलाइट जिसमें कि जैसे ही कोई पाबंदियां लगेंगी तो वो नहीं रह सकेगा पब्लिक गुड। ठीक है। अच्छा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप इंटरनेट के लिए इनेबिलिटी के लिए जो लेके आते हैं वो क्या होता है फिर? वो कॉस्टली होता है? कॉस्टली होता है क्योंकि उसमें समहाउ आप लिमिट लगा पा रहे होते हैं। अच्छा जी, जैसे अब कॉसी की कुछ एग्जांपल्स दे लेते हैं कि जैसे रोड भी जो है ना, वो आप टोटली पब्लिक गुड नहीं कह पाते क्योंकि एक लिमिट के बाद रोड पे कंजेशन हो जाती है। जब कंजेशन हो गई तो राइवलरी आ गई, तो फिर आप कोई प्राइस चार्ज कर सकते हैं। तो फिर आप देखते हैं कि जो हाई मोटरवेज होती है उस पर लोग पैसे चार्ज कर पाते हैं, वरना पैसे चार्ज करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो राइवलरी जहां आएगी वहां ऑटोमेटिकली समहाउ सेमी पब्लिक गुड्स या कॉसी गुड्स के अंदर हम चले जाएंगे। बीच भी आप कह सकते हैं कि पब्लिक गुड है, लेकिन एक लिमिट के बाद वो बीच भी सेमी पब्लिक हो जाता है या कॉसी हो जाता है, क्योंकि फिर जब वो भर जाता है तो फिर आप पैसे दे के उस वाले बीच में जाते हैं जो कि लोगों ने कॉर्डन ऑफ किए हुए होते हैं कि यहाँ पे सिर्फ पैसे वाले आ सकते हैं। तो ये थे कॉसी गुड्स। और यूं जो है वो हम आगे बढ़ते हैं एक सवाल की तरफ। वो सवाल ये है कि मेरिट गुड्स अगर पब्लिक भी हो और मेरिट भी हो तो फिर तो गवर्नमेंट कहती है हमें बनाना ही बनाना है, बनाना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल ये था, जो इसका आखिरी डिस्कशन का हमारा आज का सवाल है, कि ये कौन बताएगा कि ये गुड मेरिट होगा और ये गुड मेरिट नहीं होगा? उसके इंडिकेटर्स होता है। आपने कहा कि जी हमारे मुल्क में एक ऐसा चैनल बनाना जहां पे जो चाहे जैसा चाहे आके चीख चिल्ला के बोल दे। हमारे मुल्क में एक ऐसा पार्क बनाना जो जैसे कपड़े चाहे पहन के आ जाए। ये पब्लिक के लिए बड़ा मेरिट गुड है, बनाना चाहिए। तो ये कौन फैसला करेगा कि ये बड़ा जरूरी चीज थी, ये होनी चाहिए? ये सवाल है। इसी तरह से जब मेरिट पे बात करेंगे तो डीमेरिट पे बात करेंगे। आपने कहा जैसे ही गवर्नमेंट मेरिट को सपोर्ट करती है ना, तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट डीमेरिट को भी डिमोट करती है। ठीक है, ये दोनों काम गवर्नमेंट करती है। जो गुड्स मेरिट होते हैं गवर्नमेंट कहती है यार इनको बनना चाहिए। गवर्नमेंट के लिए एक टर्म हम यूज करते हैं जनरल पब्लिक के लिए, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में इंफॉर्मेशन फेलियर। वैसे तो आप कहेंगे ये तो कोई बड़ी जनरल सी टर्म है, ये कौन सी इकोनॉमिक टर्म आ गई, लेकिन इकोनॉमिक्स में इंफॉर्मेशन फेलियर हम क्या कहते हैं? जब लोगों को नहीं पता होता कि उनको क्या, क्योंकि हम तो हर शख्स को गैर जज्बाती मानते हैं, मानना चाहते हैं, तो हम ये कहते हैं कि जब कोई कंज्यूमर एक ऐसा फैसला करता है जो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बढ़ा रहा होता है, उसकी चॉइस का फायदा कम और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नुकसान बढ़ चुका होता है, छोड़ने का नुकसान ज्यादा है, तो हम कहते हैं ये कैसे हो सकता है? तो फिर हम कहते हैं दिस मीन्स कि ये इंफॉर्मेशन फेलियर है भाई। यहाँ पे इंफॉर्मेशन फेलियर को खत्म करेंगे तो हमारी चॉइसेस बेहतर हो जाएंगी। लेकिन जब तक इंफॉर्मेशन फेलियर रहेगा, लोग मेरिट गुड छोड़ते रहेंगे, डीमेरिट गुड खरीदते रहेंगे। जब डीमेरिट गुड खरीदेगा तो डीमेरिट गुड बिकेगा। जैसे जंक फूड लोग खरीदते हैं तो लोग बेचते हैं। अगर लोग जंक फूड खरीदना छोड़ दें, जंक फूड की दुकानें बंद हो जाएं। ठीक है, अगर ज्यादा पोल्यूशन से बनी हुई प्रोडक्ट लोग खरीदते हैं क्योंकि सस्ती लगती है उनको, तो ज्यादा पोल्यूशन से बनाई हुई प्रोडक्ट बिकती है मार्केट में और आती है, लोग बनाते हैं। जब लोग ये अवेयर हो जाएंगे, इन्फॉर्मेशन फेलियर खत्म हो जाएगा, लोग देखेंगे कि यहाँ पे 50 रुपए बचाए थे मैंने एक चीज खरीदने पे क्योंकि सस्ती पड़ रही थी, लेकिन उसका प्रोडक्शन प्रोसेस इतना बुरा था, उससे बेहतर है 50 रुपए महंगा वाला ले लूं, मेरी अपनी सेहत का इकोनॉमिकली फायदा होगा और मुझे कम दफा अस्पताल जाना पड़ेगा। मेरी पूरी नस्ल का कैलकुलेट करूं मैं अपने 400 साल की नस्ल का और बताऊंगा इससे बेहतर है 50 रुपए आज खर्च कर दूं। ठीक है, हम सिर्फ जो गैर जज्बाती बात है, बिल्कुल कोई जज्बाती बात नहीं करते, हम इकोनॉमिक टर्म्स में कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन फेलियर अगर खत्म हो जाए तो मेरिट डीमेरिट का चक्कर खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी ये खत्म होने वाला फिलहाल तो है नहीं, जबकि हम डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर भी देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन फेलियर है। वहां भी लोग फास्ट फूड खाते हैं, वहां भी लोग शराब पीते हैं, वहां भी लोग सिगरेट पीते हैं। तो सवाल ये है कि ये कौन फैसला करेगा कि ये गुड मेरिट है और ये गुड डीमेरिट है? गवर्नमेंट करे। आपने देखा कि वेस्ट में गवर्नमेंट ने कहा कि marijuana जो है वो डीमेरिट गुड है और उस पर टैक्स, उसको बैन कर दिया। थोड़े दिन में गवर्नमेंट को एहसास हुआ कि हमने गलत किया, कि डीमेरिट गुड नहीं था। अब गवर्नमेंट ने उसको अलाउ कर दिया। अभी इसी हफ्ते की खबर है, कैनेडियन गवर्नमेंट ने कोकेन और हेरोइन को सेलेक्टिव इंडिविजुअल्स के लिए अलाउ कर दिया, लीगलाइज कर दिया।
पहले तो वो हर सूरत में इलीगल थी सिवाय मेडिकल यूज़ के, यानी मेडिकल पर्सनल के यूज़ के, ठीक है। अब तो वो उन्होंने अभी इसी हफ्ते की खबर है कि कनाडा में उन्होंने उसको तजर्बाती तौर पे सेलेक्ट इंडिविजुअल्स के लिए अलाउ करके देखा। उसकी बहुत बड़ी पूरी इसके ऊपर रिसर्च है और ये पूरा एक लॉजिकल इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग थी इसके पीछे, उस पर हम ये बात नहीं कर रहे। मैं तो बात ये कर रहा हूँ कि ये कौन फैसला करता है कि ये मेरिट है और ये डीमेरिट है। एक गवर्नमेंट होती है और बाकी स्टेक होल्डर्स होते हैं जिसको डिसाइड करते हैं कि इसके होने के बाद जो है वो क्या फ़ायदा होगा, क्या इकोनॉमिकली, या जैसे कि कोई चीज़ अगर आई है तो हम नॉन इमोशनली देखकर ये फैसला करें कि इससे फ़ायदा होने वाला। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में उन्होंने कहा एक डीमेरिट गुड है हेड स्कार्फ। फ्रांस में उन्होंने कहा एक बहुत बड़ा डीमेरिट गुड है चेहरे का नकाब हेड स्कार्फ, उतरवा दिया। डीमेरिट गुड था उनके हिसाब से। डीमेरिट गुड उससे कह रहा हूं जिसके बारे में फैसला ये हुआ कि अगर ये बनता रहा तो इसके बनने का जो फायदा है उससे ज्यादा बड़ा नुकसान हो रहा है। इसके इस्तेमाल से जितना, अगर 10 रुपए का फायदा है इसके बनने से, तो इससे 20 रुपए का नुकसान है इसके बनने से, तो इस चीज को नहीं बनना चाहिए। इसकी आसान एग्जाम्पल सिगरेट को लिया जाता है कि आप 15 रुपए की सिगरेट इस्तेमाल करते हैं लेकिन आप अपने ऊपर 20 रुपए का खर्चा कर रहे होते हैं उसके बाद, क्योंकि बाद में आपको अस्पताल जाना पड़ता है, हजारों लाखों का बिल देना पड़ता है। तो ये सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स की बात हो रही है कि एक ऐसी चीज जो इकोनॉमिक टर्म्स में उसके फायदे से ज्यादा नुकसान रखती हो, इसको डीमेरिट गुड कहते हैं हम, ठीक है। जो चीज डीमेरिट गुड होती है गवर्नमेंट उसको समहाउ कोशिश करती है कि वो बनना कम हो जाए। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाती है कि भाई अगर एक चीज 15 की बन रही है, नुकसान 50 से कर रही है, तो उसकी कीमत कम से कम 50 तो करो, 35 का टैक्स लगाओ और ये टैक्स लगा के वहां खर्च करो जहां पे नुकसान हो रहा था इसकी वजह से, ठीक है। लेकिन मैं फिर ये कहता हूं कि ये फैसला गवर्नमेंट कैसे करती है कि ये डीमेरिट है या नहीं है, क्योंकि मजे की बात यह है कि इकोनॉमिस्ट बैठ के फैसला करते हैं इकोनॉमिक्स का, लेकिन गवर्नमेंट में इकोनॉमिस्ट नहीं बैठे होते। जिस दिन इस बात का फैसला करने के लिए बैठा जाता है कि क्या चीज मेरिट और क्या चीज डीमेरिट है, तो वहां पे जो बैठे होते हैं वो इकोनॉमिस्ट नहीं होते, वो पॉलिटिशियंस होते हैं जो वोट लेके आए होते हैं। और वोट जो होता है वो हमेशा जज्बात की बुनियाद पे दिया जाता है, वो कभी भी लॉजिक की बुनियाद पे, कभी भी किसी फैक्ट की बुनियाद पे, कभी भी दुनिया में किसी भी जगह नहीं दिया जाता। वोट हमेशा जज्बात की बुनियाद पे दिया जाता है। जब जज्बात की बुनियाद पे वोट दिया जाएगा तो फिर मेरिट गुड और डीमेरिट गुड कभी भी इकोनॉमिकली डिसाइड नहीं हो रहे होंगे, एक्चुअली वो पॉलिटिकली डिसाइड हो रहे होंगे, जो कि किसी ना किसी सेंटिमेंटल, किसी ना किसी इमोशनल अपना बैगेज रखने की वजह से वो मेरिट और डीमेरिट हो रहे होंगे। समझ में आ रही है ना बात? तो जैसे मिसाल के तौर पे कोविड की वैक्सीन का चक्कर ले लें। कोविड की वैक्सीन इंतहाई मेरिट गुड बना दी गई, पूरी दुनिया खरीद खरीद के लगा रही है। उसके फायदे थे या नुकसान थे बाद में देख ही लिया लोगों ने, कितना फायदा हुआ कितना नहीं हुआ। आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं, खुद वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका, यूरोप, सब जगह क्वेश्चन हो रहा है। फाइजर के ऊपर केस हो चुका है कि जी आपने जितने डीमेरिट्स नहीं बताए, इसके जो इश्यूज थे वो आपने नहीं बताए, इसके जितने मेरिट्स आप बता रहे थे उतने मेरिट्स थे नहीं। तो हमारी दुनिया की जो इकोनॉमीज हैं जो कि डिसीजन इकोनॉमिक करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो लॉजिक्स होती हैं बाज़ औक़ात फैक्ट्स पे बेस नहीं होती बल्कि वो जज्बात पे बेस्ड होती हैं, और उनका मकसद लोगों से वोट कलेक्ट करना होता है। इसीलिए इकोनॉमिस्ट जो है ना वो बड़े डीमिस्टिफाइड हो गए हैं। मैंने बार बार कहा हम लोगों का बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं है सियासत से, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है किसी भी तरह से, रिलीजन से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, किसी भी तरह किसी भी ऐसी चीज़ से जिससे इंसान के इमोशंस इन्वॉल्व हो। हम सिर्फ ये कहते हैं कि ये फैक्ट है, ये तजर्बा रहा माजी का, इसकी बुनियाद पे अब ऐसा होना चाहिए। जब हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे होते हैं तो फिर हम कोई और बात नहीं कर रहे होते, ये हमारा प्रोफेशन है। और पर्सनली हमारे जो भी हमारे फीलिंग्स हैं, रिलीजन है, कल्चर है, हमारी पॉलिटिकल एफिनिटी है, ये सब हम अलग रखते हैं। और जब हम फैक्ट्स को जज करते हैं तो हम प्योरली हिस्टोरिकल एविडेंस की बुनियाद पे और ह्यूमन साइकोलॉजी की बुनियाद पे उसका फैसला दे रहे होते हैं, ठीक है। तो यकीनन जब ह्यूमन साइकोलॉजी को हम इनपुट लेते हैं तो तब हम कल्चरल इनपुट्स को भी ऑन करते हैं, लेकिन वो भी फैक्ट्स की बुनियाद पे, अपने ज़ाती प्रेजुडिस और बायसेस की बुनियाद पे नहीं। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि हमने पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को स्टैब्लिश किया और उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस की, उसके बाद जब उनका इस्तेमाल किया जाने लगा तो वो इस्तेमाल जो है वो पॉलिटिसाइज्ड इस्तेमाल था,
तो हम इसके बारे में अब क्वेश्चनड हो गए हैं। तो अब जो लेटेस्ट इकोनॉमिक डिस्कशंस होती हैं उसके अंदर मेरिट डीमेरिट को बड़ा कॉशियसली डिस्कस किया जाता है। पहले ये आपका देखें, आपके कोर्स का हिस्सा है, आपके कोर्स का हिस्सा है ये, लेकिन अब जब हम पढ़ते हैं, जब हम लेटेस्ट डिस्कशंस में जाते हैं तो मेरिट डीमेरिट की डिस्कशन को हम कॉशियसली करते हैं। हमें पता है कि ये हमें प्ले किया जाता है। तो ये कुछ बातें थी जी, आज हमने ये डिस्कशंस कंप्लीट कर ली, अपनी इंट्रोडक्टरी डिस्कशंस, और कल की क्लास में हम शुरू करेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो एक्चुअली इकोनॉमिक्स का टॉपिक हम शुरू करेंगे, वो है प्राइस सिस्टम एंड दी माइक्रो इकोनॉमी। कि माइक्रो इकोनॉमी में प्राइस सिस्टम कैसे डिफाइन होता है, माइक्रो इकोनॉमी क्या होती है, प्राइस सिस्टम क्या होता है, डिमांड सप्लाई क्या होती है, मूविंग फैक्टर्स क्या होते हैं, शिफ्टिंग फैक्टर्स क्या होते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको एक ही क्लास में एक बड़ा ज़बरदस्त सा एक पैकेज बना के दूं जिसमें आपको ये सब कुछ याद रह सके। ठीक है जी, तो कोई सवाल आप लोगों के पास, कोई मसला, कोई इशू जो आप डिस्कस करना चाहते हैं? नहीं, क्लियर है चीज़ें? थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी एनलाइटमेंट। इनफैक्ट इससे मुझे डेमोक्रेसी के बारे में कुछ चीज़ें समझ में आई। गुड। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब हम पहले अपने जो रिकॉर्डिंग वीडियो है उसको खुदाफिज कह लें, फिर हम आपसे मज़ीद बात करते हैं। तो ठीक है जी, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने आज हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह कल हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।